नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हर साल आने वाले प्रश्न पर बात करने वाले हैं। वैसे हम लोग एसएसटी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एसएसटी में हम लोग पहला प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, ठीक है। वैसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दो कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किया है, तो उसको आप लोग एक बार देख लोगे, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा का सारा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो उसको भी यदि आप लोग देख लेते हो तो सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यदि प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करें तो यहाँ पर हम लोगों को पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभों को लिखें। मतलब बहुउद्देश्य परियोजना जो है इससे क्या क्या लाभ है, तो इसके बारे में हम लोगों को लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम लोग इसका लाभ को पढ़े सिर्फ, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसमें सिंचाई की सुविधा बढ़ी है और जो भूमि पहले ऊसर पड़ी थी, नहरों द्वारा उन्हें पानी पहुँचाने में अब उनकी सिंचाई होने लगी और लाखों क्विंटल अनाज पैदा होने लगे। यदि हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ होने से क्या हुआ कि सिंचाई की सुविधा बढ़ गई, और सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने से क्या हुआ कि जो भूमि पहले ऊसर पड़ी हुई थी, ऊसर पड़ी रहने का मतलब जिस पर उत्पादन नहीं किया जा रहा था, तो वैसे भूमि पर जो है नहरों द्वारा क्या हुआ, पानी पहुंचाया जाने लगा और जिससे सिंचाई होने लगी, और जिसके कारण जो है उसी भूमि पर आज लाखों क्विंटल अनाज का उत्पादन होने लगा है, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों की बर्बादी से बचाने में विशेष योगदान दिया है। यदि बात करें तो जो बड़े बड़े बांध बनाया गया है, इस बड़े बांध के कारण जो है जो बाढ़ आने की संभावना होती थी या बाढ़ जिस स्पीड से आती थी उसको कम कर दिया है। और साथ ही साथ कह रहा है हम लोगों को कि लोगों की जो बर्बादी हो रही थी, लोगों का जान माल को क्षति पहुंच रही थी, लोगों की मृत्यु हो रही थी या तो फिर अनाज वगैरह खराब हो जा रहा था, इसमें जो है बहुत हद तक बचाने में योगदान भी दिया है। कह रहा है कि इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। इन बांधों ने क्या किया, भूख और अकाल से भी लोगों को बचा है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया। बांधों के कारण जीवन दान दिया है। यदि हम लोग बात करें इसमें, तो कह रहा है कि जो पहले लोग अकाल के कारण या भुखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो इसी बांध के कारण जो है आज लोगों को जीवन दान भी मिला हुआ है। कह रहा है कि इन बांधों ने हमारी कारखाने चलाने एवं हमारी सुविधा के लिए बिजली पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि बात करें तो इन बांधों ने क्या किया है कि कारखाना चलाने में, उसके बाद हमारी सुविधा के लिए बिजली पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिजली के बिना ना हमें आवश्यक चीज़ें ही उपलब्ध होती है और ना ही हमारा जीवन इतना संपन्न और सुखी हो पाता है। देखिए, बिजली के बिना आज हम लोग अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे कि मान लेते हैं आप लोग का फ़ोन के बारे में ही बात करते हैं। आप फ़ोन चलाते हो, ठीक है, अब उसको चार्ज करने के लिए भी बिजली चाहिए होती है। तो यदि हम लोग बात करें तो हर एक प्रकार से बिजली के बिना जो है हम लोग अपना जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये उत्पन्न हो पाता है। पहले तो कोयला से होता था, अभी भी कोयला से होता है, लेकिन बांध के बन जाने से क्या होता है, बिजली उत्पादन करने में ज़्यादा सुविधा हो पाती है, ठीक है। कह रहे हैं कि इन बांधों के कारण मछली पालन में भी सुविधा हुई है। बहुत जगह पर क्या होता है कि बांध निर्माण करने के पश्चात वहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि अधिक उपज होने और कारखानों से अधिक माल तैयार होने से वाणिज्य और व्यापार में भी बड़ा वृद्धि हुई है। यदि हम लोग बात करें तो बांधों के कारण, ये बहुउद्देश्य परियोजना के कारण क्या हुआ कि कारखाना में अधिक माल का उत्पादन होने लगा है, जिससे वाणिज्य और व्यापार दोनों में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तभी तो पंडित नेहरू ने इन बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर पुकारा था। और इसी के कारण जो पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, ठीक है। देखिए, और एक प्रश्न है, ठीक है, मैं इसमें सारा का सारा वो प्रश्न को बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के पास समय और नहीं है, 2-3 दिन है, तो मैंने कुल मिलाकर के 4-5 वीडियो अपलोड किया है। उन 4-5 वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हो तो गारंटी आप लोगों का 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला जितने भी प्रश्न है वो सारा का सारा आप लोगों को उसी से आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने अपलोड किया है 5 सेट में, तो उसको भी यदि आप लोग देख लोगे तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव उसी से फंस जाएगी, ठीक है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें जो एग्जाम में आता है, वो है मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय बताइए। जो मृदा अपरदन जो है या तो फिर भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने का कुछ उपाय को बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को बताया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करने से भूमि क्षरण की मात्रा कम किया जा सकता है। यदि हम लोग बात करें जो पर्वतीय क्षेत्र है उन सभी में यदि हम लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं तो इससे क्या होता है कि भूमि क्षरण जो है या मृदा क्षरण जो है वो कम हो जाती है। मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय भाग यदि है तो इसके चारों ओर यदि हम लोग वृक्ष लगा देते हैं तो वृक्ष लगा देने से भी क्या होता है कि क्षरण कम होने लगता है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भूमि क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्रों में यदि हम लोग छोटे छोटे घास लगा देते हैं तो क्या होता है कि उस जगह पर भी भूमि क्षरण कम होता है। एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की खेती से भी भूमि क्षरण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और एक ही भूमि पर यदि हम लोग अलग अलग प्रकार के फसलों की खेती करते हैं तो इससे भी भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में स्क्वायर यंत्र का प्रयोग करने से धूल खेतों में जमा नहीं होती तथा भूक्षरण कम होता है। सिंपल सी बात है, यदि औद्योगिक इकाई क्षेत्र पर यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर स्क्वायर यंत्र का प्रयोग करने से धूल खेतों में नहीं जमती है और खेतों में जब नहीं जमती है तो जिसके कारण भूक्षरण भी नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकालने के लिए पृथक्करण छन्ना का प्रयोग कर भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि उद्योगों से जितने ज़्यादा प्रदूषण निकलता है तो प्रदूषित जल भी जो निकलती है उसको यदि हम लोग छान करके यदि उसका निपटारा करें तो क्या होता है कि उससे भी भूमि क्षरण कम होती है। ठीक है, देखिए ऐसे और भी प्रश्न हैं, जैसे कि ये वाला जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। तो विकास जो होता है अभी वर्तमान समय में हम लोग जो विकास कर रहे हैं उसमें ऋण की भी बहुत ज़्यादा भूमिका है। आप बोलोगे सर हम लोगों में ऋण की भूमिका है तो गरीबों में भी है। अब देखिए कैसे, किस प्रकार से, तो कह रहा है कि जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता है वे ऋण लेकर अपना काम चलाते हैं। बिल्कुल गरीबों के लिए ये वाला बात कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास धन नहीं होता है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वे ऋण लेकर के क्या कर सकता है, अपना काम चला सकते हैं। देश के विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यदि देश का विकास का बात करें तो देश के विकास में भी ऋण की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपतियों की विशेष सहायता करती है। यदि हम लोग बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का, शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों का और उद्योगपतियों का भी विशेष सहायता करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। इनकी सहायता से लोग अपना घर का निर्माण कर सकते हैं और आने जाने के लिए कारें आदि खरीद सकते हैं। ठीक है, ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में आसानी हो। हाँ, लेकिन एक समस्या है कि ऋण का जो दर है, ठीक है, या तो फिर ब्याज दर जो बोल सकते हो, ये ज़्यादा है और इसका कम होना ज़रूरी है। सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिए कि ऋण का जो ब्याज दर है वो कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऋण का उपयोग करके विकास करें। ठीक है, देखिए और एक प्रश्न पर यदि बात करें तो ये एग्जाम में बहुत बार आया है, लेकिन बार बार जो है प्रश्न जो है बदल बदल कर आया हुआ है। जैसे कि यदि बात करें तो किसी साल आता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ये अन्य शासन व्यवस्था से अच्छा है, इस पर आपको तर्क देना है। कभी कभार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। कुछ ऐसा प्रश्न देता है कि लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुणों का उल्लेख करें। जो लोकतंत्र है इसके 4 प्रमुख गुण जो है इसके बारे में आप लोगों को उल्लेख करना है, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता की भावना को प्रोत्साहन देता है। यदि बात करें तो लोकतंत्र जो है नागरिकों में समानता की भावना को प्रोत्साहन देता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित एवं सुनिश्चित करता है। ठीक है, गरिमा मतलब होता है सम्मान बोल सकते हो, आत्मसम्मान बोल सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र में लिए गए फैसले में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। लोकतंत्र में जो भी फैसला लिया जाता है उसमें जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति, मतलब जनता के द्वारा जो बात कही जाती है, जनता के द्वारा जो मांग रखी जाती है, उसी के आधार पर जो है फैसला लिया जाता है ज़्यादातर। केवल लोकतंत्र विवादों के समाधान का बेहतर उपाय मुहैया कराता है। लोकतंत्र में यदि किसी प्रकार से विवाद किसी चीज़ पर उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान में भी क्या करता है, उपाय उपलब्ध कराता है। आगे बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। लोकतंत्र में यदि किसी प्रकार से कोई गलती हो जाती है सरकार से तो उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसी कारण से लोग लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं, और इन सभी कारणों से लोकतंत्र को जो है लोग अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न है जो ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, तो देखते हैं इसको भी। कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। जो भारतीय कृषि है इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, जब भी आपको वर्णन करने के लिए बोले या टिप्पणी करने के लिए बोले या उल्लेख करने के लिए बोले तो आपको उसके बारे में जो भी आता है आप उसको लिख दोगे। आपको यदि 5 मार्क्स ना मिले तो 5 में से 4 मार्क्स तो कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, देखिए अब यदि हम लोग बात करें, कह रहा है कि भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। भारत में यदि बात करें तो निर्वाह कृषि के साथ साथ जो है व्यापारिक कृषि में भी काफ़ी विकास हुआ है। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। आजकल जो है भारतीय किसान जो है उस प्रकार की खेती पर अधिक ध्यान देते हैं जिस पर उसे ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीक का प्रयोग होने लगा है जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी वर्तमान समय में जो है उत्पादन करने के लिए बहुत प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, बहुत प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जो है फसलों का उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ है कि भारत में कृषि उत्पाद के निर्यात में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था आयात और निर्यात को बहुत अच्छे से। आयात का मतलब यदि हम लोग शॉर्ट में समझे तो आयात का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जब क्या होता है, हम लोग किसी दूसरे देश से कुछ सामानों को खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है, और जब हम लोग अपने देश में जो उत्पादन होता है उसको दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको कहा जाता है निर्यात। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो इसी वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि कृषि उत्पाद का निर्यात में वृद्धि हुई है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। ठीक है, देखिए तो ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को यदि किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है या कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।